أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the most merciful, the most gracious. बेटा T4 के सिलेबस में जो ग्रामर पॉइंट्स हैं आपकी लिटरेचर बुक के, तो ये यूनिट नंबर 8 और यूनिट नंबर 10 दैट आर इंक्लूडेड इन योर सिलेबस, और इनके ग्रामर पॉइंट्स को एक्सरसाइज से हमने पिक करना है और उनकी एक्सप्लेनेशन है. पेज नंबर है 93. A part, pick out words from the poem which mean the same as the following. Extremely noisy. A part, extremely noisy. The wind is now roaring, smashing. तो इसका क्या है? Roaring. R-O-A-R-I-N. Roaring. Extremely noisy. synonym है. B part है to be broken violently and noisily into pieces. ठीक है, इसके जो आपने सिनोनिम लिखना है जो पोम में है फर्स्ट स्टैंजा में, दैट इज स्मैशिंग. सी पार्ट, टू मेक समथिंग लेवल बाय यूजिंग अ रेक. रेकिंग, रेक होता है ना जो आप अपने जो उसको जो लेवल करते हैं मट्टी को अपने जो ऑर्चर्ड में, उसको रेक कहते हैं. वो हैंडल लगा होता है और इसी से है रेक करना, रेकिंग. To make something turn rapidly round and round at central point. यहाँ पर यूज हुआ है taking all men from the wheels and send them spinning. Spinning. To make something turn rapidly round and round means spinning. Lasting or existing forever. यहाँ यूज हुआ है poem में eternal. E-T-E-R-N-A-L, eternal. F part है to speak or say something quietly using one's breath so that all the people closest to one can hear. Whispering. B part synonyms already दिए हुए हैं, C part पे आ जाए. Which word in each pair below has the more positive connotation? First of all, again I am going to tell you about connotation. Connotation and denotation. Denote करना, ज़ाहरी, जो डेनोटेटेड मीनिंग होती है, जो कि ज़ाहरी मीनिंग होते हैं, जो डिक्शनरी मीनिंग्स भी उनको हम कहते हैं. और कॉनोटेटेड मीनिंग को जो कि कॉन्टेक्स्ट अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट यूज होती हैं, जिनको हिडन मीनिंग है कि उसके एक मीनिंग है जो डेनोटेटेड मीनिंग आपको एक मोल्ड करके किसी और सेंस में यूज करें according to the context, that is called connotation, connotative. और हर वर्ड की एक पॉजिटिव कॉनोटेशन है, एक नेगेटिव कॉनोटेशन. कि जिस तरह हम जो फैटी बॉय है उसको हम जो ओबीस भी कह देते हैं, उसको प्लम्प भी कह देते हैं. ठीक है, ओबीस क्योंकि ओबेसिटी डिजीज है तो उसको नेगेटिव कॉनोटेशन, और प्लम्प जो पॉजिटिव वे में पॉजिटिव कॉनोटेशन. इनमें से आपने चूज करनी है विच वर्ड इन ईच पेयर बिलो हैज द मोर पॉजिटिव. ज्यादा पॉजिटिव को आपने जो चूज करना है. एक है थ्रिफ्टी, एक है पेनी पिंच. थ्रिफ्टी होता है बड़ा किफायतशार, देख सोच के खर्च करने वाला अकॉर्डिंग टू पॉकेट. और पेनी पिंचिंग होता है एक्सट्रीमली माइजर, जो पैसा यूज करने के वक्त भी यूज ना करे. इट मीन्स thrifty is more positive as compared to penny pinch. Second है बेटा pushy और aggressive. pushy होता है जो कि धौंस धांधली से all the time, ठीक है, लोगों पे रोक जमाए. और aggressive होता है जिसके नेचर में जारहानापन भी हो, जारजियत भी, लेकिन अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन यूज करे. ठीक है, इसलिए इनमें से ज्यादा पॉजिटिव है अग्रेसिव, जिसका नाउन होता है अग्रेशन. ये अग्रेसिव एडजेक्टिव है. पॉलिटिशियन सियासतदान, स्टेट्समैन. ठीक है, पॉलिटिशियन है ये तो हमेशा से नेगेटिव वे में ही लिया जाता है. और स्टेट्समैन जो वर्किंग मशीनरी ऑफ द गवर्नमेंट होती है, ठीक है, जिसमें ब्यूरोक्रेसी टॉप लेवल पे होती है, उनको स्टेट्समैन कहते हैं. ये पॉजिटिव है. और पॉलिटिशियन नेगेटिव. शेफ और कुक. शेफ होता है चीफ कुक, जिसको अच्छा नाम दिया जाता है, लोग कहलवाना पसंद करते हैं. तो शेफ इज मोर पॉजिटिव एज कंपेयर टू कुक. स्लेंडर और स्किनी.
स्लेंडर होता है, हैविंग थिन बॉडी, जिसका जो बॉडी जो स्ट्रक्चर है वो पतला है बंदा, ठीक है, और स्किनी होता है वो मोर देन थिन, कि बहुत ही ज्यादा जो ढांचा टाइप होता है, तो उसको हम कह देते हैं, इसलिए स्लेंडर इज मोर पॉजिटिव एज कंपेयर टू स्किनी। अब बेटा इसमें डी पार्ट, चूज द अप्रोप्रिएट कॉनोटेशंस, विच वुड यू रादर बी कॉल्ड, आपको थ्रिफ्टी कहें या चीप कहें, तो थ्रिफ्टी इज पॉजिटिव, तो हम कहेंगे थ्रिफ्टी, विच इज मोर सीरियस प्रॉब्लम या डिजास्टर। डिजास्टर होता है बहुत बड़ा जो एक तबाही होती है, तो इसलिए डिजास्टर इज मोर सीरियस एज कंपेयर टू प्रॉब्लम। विच इज मोर पोलाइट, सिप अ ड्रिंक, आहिस्ता आहिस्ता पीना चुस्की लेके, या गल्प इट, खटरा पी जाना, तो सिप अ ड्रिंक इज मोर पोलाइट एज कंपेयर टू गल्प। नेक्स्ट है बेटा, नेक्स्ट पेज पे 94 पे, विच वुड यू बी इफ यू हैड ईटन फॉर सेवरल डेज, बहुत से दिन ना खाया हो तो बंदा जो बिल्कुल ही स्टार्विंग सिचुएशन पे आ जाता है, इसलिए इसका हंग्री और स्टार्विंग में से स्टार्विंग होता है। हंग्री होता है बेटा भूखा, आम, वो आम बंदा लाइफ में फील कर सकता है हंगर, लेकिन स्टार्विंग होता है जब आपने बहुत ज्यादा दिन ना खाया हो, तो आपकी सिचुएशन हो जाती है कि आप जो है बिल्कुल फाका ज़्यादा हो, दैट इज वाई द ट्रू आंसर इज स्टार्विंग। फिफ्थ है, विच वुड यू बी आफ्टर ए वॉक इन द मड, यहाँ पर भी कुछ लोग जो है वो लिख देते हैं गलत, तो फिल्दी और डर्टी। डर्टी तो एक आम बंदा भी हो सकता है, कहीं मेरे कोट पे मार्कर लागे, कोई डर्ट लागी तो डर्टी हो गया। जब आप मड में से गुजरते हैं, गंद से जो है आप लिपट जाते हैं, तो फिल्दी हो जाते हैं, दैट इज वाई द ट्रू आंसर इज विच वुड यू बी आफ्टर अ वॉक इन द मड। मड से गुजरने के बाद डर्टी नहीं होता, कई लोगों ने लिखा हुआ है, दैट इज रॉन्ग, दैट इज फिल्दी, आप कीचड़ से लथपथ हो जाते हैं, फिल्दी। आगे बेटा जो है एक्सप्लेन द फॉलोइंग इडियम्स, ये ऑलरेडी आपको मैंने बताए हुए हैं, इनको रहने दें। अगले पेज पे आए, यहां पर है जो इमेजरी, जो काइंड ऑफ इमेजरी, तो इमेज IMAGERY, इमेजरी, अक्सबंदी करना, इमेज बनाना, कि अल्लाह ऑलमाइटी हैज ब्लेस्ड यू 5 सेंसेस, जिनमें से एक सेंस है आपकी सीइंग की, एक आपकी है टेस्ट की, एक आपकी है टच की, एक आपकी हियरिंग ऑडिटरी है, ठीक है। तो Allah Almighty bless you 5 senses, and by using those senses you observe the things in your daily and diurnal life. आप रेगुलरली चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, बट व्हेन you come in your loneliness and you observe those things, जो आप imagine those things that you observed by using these 5 senses, जब आप इमेजिनेशन में उन चीजों को जो कि आप अपनी सेंसेस के थ्रू ऑब्जर्व करते हैं, जैसे कि आप मेरी वॉइस सुनते हैं तो आप कहते हैं कि बड़ी ऊंची आवाज है, बड़ी लाउड पिच है सर की, तो कभी आप अपने बैठे हुए इमेजिन करें, तो आप वो इमेजिन करेंगे किसके थ्रू, ऑडिटरी के थ्रू, वो ऑडिटरी की इमेजरी। अगर मैं, वो कहता है जी सेंट ऑफ जो एप्पल से, ठीक है, तो उसको आप देखते हैं कि क्या है वो सेंट ऑफ एप्पल, कैसे फील करते हैं, उसकी स्मेल करते हैं उसको, तो स्मेल की ऑडिटरी है, ठीक है। और मैं फ्लोर को टच करता हूँ तो मैं इसकी सरफेस को फील करता हूँ कि बड़ी स्मूथ है या बड़ी रफ एंड टफ है, तो मैं कौन सी इमेजरी यूज करूंगा, टच की इमेजरी को यूज करूंगा। इस तरह ये बोर्ड में आते हैं कि जैसे वो लिख देगा जो सेंट ऑफ एप्पल है, ठीक है, तो रफ एंड टफ फ्लोर है, तो वो ऑप्शन देगा आपको बोर्ड में कि जिससे ये इमेजरी ऑफ टच है, इमेजरी ऑफ सीइंग है, इमेजरी ऑफ, ठीक है, टेस्ट है, आपने उनमें से ऑप्ट करना है बाय यूजिंग योर इक्विपमेंट। नेक्स्ट है काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस, जो आपकी यहां पर दी हुई है उसमें है डेमोन्स्ट्रेटिव, रिफ्लेक्सिव, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। पहले नंबर पे है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, जैसे उसमें लिखा हुआ है हैंड मी दैट हैमर,
पहले मैं क्लैरिफाई हमेशा कर देता हूँ बच्चों को जब भी ये टॉपिक आता है कि डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस यहाँ पर आपकी बुक के मुताबिक, वैसे तो डेमॉन्स्ट्रेट करना, व्हाट डज इट मीन बाय डेमॉन्स्ट्रेट, वाज़ेह करना, एक्सप्लेन करना कि वो नाउन की डायरेक्शन को वाज़ेह कर रहा होता है, ठीक है, और वो एक्चुअली सब्जेक्ट की जगह पे यूज होगा डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंडिपेंडेंटली यूज होता है। लेकिन अगर उसके साथ नाउन खुद होगा तो वो डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं होगा, फिर वो डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन जाता है। एक्चुअली आपकी बुक पे उसने डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दिया हुआ है। जैसे ये देखिए ना, अगर आप लिखी हुई है, पहली एग्जांपल है हैंड मी दैट हैमर। बुक के मुताबिक आपने यही लिखना है कि अगर आपको बोर्ड में आ जाता है तो आपने कहना है कि ये दैट जो है ये क्या है, डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। एक्चुअली है नहीं, नाउन, ये तो नाउन है, इसकी क्वालिटी है ये, तो ये तो डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। लेकिन आप कहोगे ना, आई एम गोइंग टू टेल यू हियर कि आपने इसको डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ही डिक्लेयर करना है क्योंकि बुक पे उसने दे दिया है। लेकिन बाद में मैं कहता हूँ एफएससी में कहीं आगे जाके पढ़े तो कहेंगे सर ने हमें नहीं बताया। हैंड मी दैट हैमर, जब मैं कहूंगा दैट इज हैमर, ठीक है, दैट इज माई हैमर, ये दैट जो यूज होगा ये इंडिपेंडेंटली सब इट एक्ट्स एज अ डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दिस इज माई, दैट इज माई, ये इंडिपेंडेंटली यूज होगा तो इसीलिए इसको डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहेंगे। अगर वो नाउन को की क्वालिफाई कर रहा है तो वो डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इसी तरह ये रिफ्लेक्सिव में भी मैं पॉइंट आपको बता देता हूं। उसने कहा जैसे ये लिखा हुआ है, आई सॉ माई सेल्फ इन द मिरर। उसने कहा कि ये रिफ्लेक्सिव। अब ये देखें, आई इसका सब्जेक्ट है, सॉ इसका वर्ब है और माई सेल्फ ऑब्जेक्ट के तौर पे एक्ट कर रहा है क्योंकि इसका जो आई का जो रिफ्लेक्स एक्शन है वो दोबारा सब्जेक्ट पे आ गया। जब माई सेल्फ, इट सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ ऑब्जेक्ट के तौर पे एक्ट करेंगे तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही है। लेकिन अगर माई सेल्फ, इट सेल्फ एडिशनल यूज होगा और ऑब्जेक्ट कोई और होगा तो फिर रिफ्लेक्सिव नहीं होता, फिर उसको ग्रामर में कहते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन, एम्फसिस करने वाला, स्ट्रेस देने वाला। जैसे इसने लिखा हुआ है यहां पर, वो उसकी भी एग्जांपल इसने दी हुई है, ही हिमसेल्फ बी आवर न्यू फ्रेंड। आपने इसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही लिखना है अकॉर्डिंग टू बुक। लेकिन जब आप देखेंगे इसको, ये जो लिखा हुआ है उसने, मैं आपको यहां पर क्लैरिफाई करता हूं, ही हिमसेल्फ बी आवर न्यू फ्रेंड, ये सब्जेक्ट है, आवर न्यू फ्रेंड ऑब्जेक्ट है। इट मीन ये तो कोई एडिशनली पढ़ा हुआ है यहां पर, ये स्ट्रेस देने के लिए यूज हुआ है यहां। ये इसका मतलब रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्या है, एम्फेटिक प्रोनाउन ग्रामर में कहते हैं। लेकिन आपकी बुक वाले ने इन दोनों को ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन डिक्लेयर किया, आपने रिफ्लेक्सिव ही लिखना है। बट यू हैव टू कीप इन माइंड, अपने माइंड को ब्रॉडन करना है कि होते ये रिफ्लेक्सिव नहीं, कभी ये रिफ्लेक्सिव होता है, कभी एम्फेटिक होता है। जब एडिशनल स्ट्रेस देगा, आई माई सेल्फ विल डू इट, या आई विल डू इट माई सेल्फ। माई सेल्फ की पोजीशन आगे भी आ सकती है और शुरू में भी आ सकती है, सब्जेक्ट के बाद दोनों जगह पर इसकी पोजीशन होती है। तो लेकिन आपने स्ट्रिक्टली, अगेन आई एम गोइंग टू स्ट्रेस हियर, कि आपने, मैंने आपको एडिशनल बताई है चीज, ये तो ये गलती है बुक बाइंडर की कि आपने इसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही आंखें बंद करके लिखना है। लेकिन कभी ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और कभी एम्फेटिक प्रोनाउन। इसी तरह थर्ड में देखें आप, हु इज देयर, इन क्वेश्चन पूछा है कि हु, विच, व्हाई, व्हाट, व्हेन दे आर यूज्ड टू आस्क अ डायरेक्ट क्वेश्चन, दे आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। वो क्या होते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन।
लेकिन ये भी कभी कभी इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव बन जाते हैं। विच बुक इज योर्स, अब विच क्या है, अब ये बुक नाउन है, इसकी क्वालिटी है, अब इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव बन गया। लेकिन जब ये इंडिपेंडेंटली एक्ट करेंगे तो सारे के सारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस हैं, जब ये यूज होते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए। बट व्हेन दे आर यूज्ड टू कंजक्ट टू क्लॉजेस और टू नाउन्स, दे आर कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउंस। वो क्या होते हैं, ये कभी रिलेटिव प्रोनाउन भी बन जाते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो हु यहां पर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के तौर पे एक्ट किया। फोर्थ, ही हिमसेल्फ विल बी आवर न्यू फ्रेंड। तो यहां फिर मैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही लिखूंगा, हालांकि है ये रिफ्लेक्सिव जो एम्फेटिक है, लेकिन मैंने इसको अकॉर्डिंग टू बुक डिक्लेयर किया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इज दिस योर टीचर, दिस यहां पर जो है इंट्रोगेटिव जो यूज हुआ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के तौर पर। सिक्स्थ, विच इज योर पेन, यहां पर विच यूज हुआ, क्वेश्चन पूछा गया तो किसके तौर पे यूज हुआ, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के तौर। नेक्स्ट है बेटा प्रेजेंट एंड पास्ट पार्टिसिपल यूज्ड एज एडजेक्टिव्स। ये मैंने फॉर अ नंबर ऑफ टाइम आपको बताया हुआ है कि प्रेजेंट एंड पास्ट पार्टिसिपल्स यूज्ड एज एडजेक्टिव। देखिए पार्टिसिपल, सबसे पहले यू मस्ट नो व्हाट इज मीन बाय पास्ट पार्टिसिपल। पार्टिसिपल की डेफिनेशन दो लफ्जों में मैं करता हूं, वर्बल एडजेक्टिव इज कॉल्ड पार्टिसिपल। इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं, मैं कहता हूं कि ऐसा वर्ड जिसको व्हेन यू कंसल्ट इन द डिक्शनरी तो कभी वो वर्ब हो कभी एडजेक्टिव, पार्टली वर्ब पार्टली एडजेक्टिव। और बड़े ही क्लैरिफाइड वे में मैं बच्चों को कहता हूं कि कभी तो वर्ब है, कभी इसका मतलब है छह के छह कॉन्टिन्यूटी के टेंसेस जो हैं उनमें क्या यूज होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल एंडिंग एट आईएनजी, एक्शन स्टिल गोइंग ऑन, एक्शन नॉट येट बीन कंप्लीटेड, कंप्लीट नहीं हुआ होता, और वो वर्ब होता है। मेनली क्या होते हैं, वो वर्ब होते हैं। कॉन्टिन्यूटी के टेंसेस में जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है वो क्या है, वर्ब के तौर पे यूज होते हैं। लेकिन जो परफेक्ट के टेंसेस में है वो कभी वर्ब भी होते हैं, कभी एडजेक्टिव भी यूज होते। इसीलिए आपने मेटिकुलसली केयरफुली आपने वो यहां पर यूज कर चूज अप्रोप्रिएट पार्टिसिपल। यहां तो आपको प्रॉब्लम ही नहीं है, उसने पूछा ही नहीं है कि ये वर्ब के तौर पे यूज हुआ है या एडजेक्टिव के तौर पे यूज हुआ है। अक्सर ये जो हायर क्लासेस में पूछते हैं कि ये वर्ब है या एडजेक्टिव है। वैसे तो इट्स वेरी इजी टू सॉर्ट आउट वेदर ये पार्टिसिपल आईएनजी पे एंड होगा तो मोस्टली होता है वो वर्ब, लेकिन कभी वो एडजेक्टिव भी हो जाता है। जैसे आपकी बुक में यूज हुआ है, इट वाज हिज प्रेसिंग अर्ज, इट वाज हिज प्रेसिंग अर्ज। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो चैप्टर में, अब देखें आपकी नाउन है, क्वालिटी क्या, प्रेसिंग, तो ये किसके तौर पे यूज हुआ, एडजेक्टिव के तौर पे। अगर मैं कह दूं द शू इज प्रेसिंग ऑन माई टो, अब प्रेसिंग क्या है, अब वर्ब के तौर पे शुरू हुआ प्रेजेंट पार्टिसिपल। लेकिन ये जो आईएनजी वाला था ये क्वालिटी बन गई थी, तो ये एडजेक्टिव के तौर पे आपने आप इनको चूज करना है। ये जो आपके लिखे हुए हैं आपको तो उसने थोड़ा सा काम दिया है, ये तो उसने पूछा ही नहीं कि ये वर्ब के तौर पे यूज हुआ है या एडजेक्टिव के तौर पे। पहला है द मूवी वाज रियली इंटरेस्टिंग, तो क्या किसकी मूवी की क्वालिटी है यहाँ, तो किसके तौर पे यूज हुआ है, एडजेक्टिव के तौर पे। आई थॉट इट वाज अ गुड लेक्चर बट आई वाज नॉट वेरी इंटरेस्टेड। यहां पर जो है एडजेक्टिव के वर्ब के तौर पे यूज हुआ है, किसके तौर पे, वर्ब के तौर पे। आवर टोन इज सो बोरिंग, टोन की क्वालिटी क्या है, बोरिंग है, प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव के तौर पे। आर यू बोर्ड, आर यू बोर्ड वर्ब के तौर पे, पास्ट पार्टिसिपल। हैव यू हर्ड हर लाफ, इट इज सो अनोइंग,
present participle. I am really annoyed, past participle. उसी तरह आप यूज कर सकते हैं बाय यूजिंग इंटेलिजेंस के जो वर्ब है या कभी अगर पूछ ले द सिटी वॉज डैमेज्ड, द सिटी वॉज डैमेज्ड, ये किसके तौर पे यूज हुआ है, वर्ब के तौर पे या एडजेक्टिव के तौर पे, ये वर्ब के तौर पे यूज, ये क्वालिटी नहीं है। द सिटी वॉज डैमेज्ड हेल्पिंग वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म यूज। आगे जी द इंफॉर्मेशन वॉज क्वाइट डैमेजिंग, ये है एडजेक्टिव डैमेजिंग, इंफॉर्मेशन की क्वालिटी है कि बड़ी तबाह। दिस स्टेटमेंट इज रियली ग्रेट, इट मेक्स मी सो रिलैक्स्ड, इट मेक्स मी फील सो रिलैक्स्ड, एडजेक्टिव के तौर पे। आई डिडंट लाइक दैट मूवी, आई थॉट इट वाज टू डिप्रेसिंग, डिप्रेसिंग है, ठीक है, क्वालिटी। आगे जी है जेरेंट फ्रेज, इन्फिनेटिव फ्रेज, प्रेपोजिशनल फ्रेज। ये इसने तो आपकी बुक वाले ने इसको जो इंतहाई इजी कर दिया आपके लिए। ये हाफ नेम होते हैं जेरेंट फ्रेज। ग्रामर की बुक में हमेशा जो यूज होता है दैट इज जो जिसको कहते हैं एडवर्ब फ्रेज है, नाउन फ्रेज है, एडजेक्टिव फ्रेज, इसको हाफ डिवाइड करके उसने कहा जी जो आईएनजी जेरेंट से स्टार्ट हो उसको जेरेंट फ्रेज कह दो, जो इन्फिनेटिव से स्टार्ट हो उसको इन्फिनेटिव। आपका मसला ही सॉल्व कर दिया। आपका माइंड या माइंड बोगलिंग नहीं है कि आपको अप्लाई करना पड़े कि ढूंढना पड़े कि ये एडजेक्टिव फ्रेज है। सिंपल सी बात है, जो टू से स्टार्ट होगी फर्स्ट फॉर्म होगी इन्फिनेटिव, जेरेंट से स्टार्ट होगी जेरेंट फ्रेज, और प्रेपोजिशन से स्टार्ट होगी वो प्रेपोजिशनल फ्रेज, हाफ नेम है जी ग्रामर में। तो इसको इसी तरह करें। पहला है मारिया फेल ओवर द कैट, फॉर अ नंबर ऑफ टाइम एग्जाम में आती है। ओवर द कैट को अंडरलाइन किया हुआ है। ओवर क्या है, प्रेपोजिशन, तो क्या हुई प्रेपोजिशनल फ्रेज। हालांकि ब्रॉडर सेंस में ये उसने नहीं दिए आप, ठीक है, इसको उसने बिल्कुल आसान कर दिया। सेकंड टू डिस्कस, टू के बाद डिस्कस, तो क्या है इन्फिनेटिव। आफ्टर लर्निंग, लर्निंग क्या है जेरेंट है जहां पर, तो जेरेंट फ्रेज। टू ओपन द डोर, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव। आफ्टर के शार्ट, ये भी फॉर नंबर ऑफ टाइम बोर्ड में आई है, प्रेपोजिशनल ऑफ प्रेपोजिशन। पुटिंग जेरेंट है, पुटिंग टू मच एफर्ट इनटू द प्रोजेक्ट। टू लोअर द सेल्स, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव। ये था बेटा यूनिट नंबर 8। अब आ जाए यूनिट 10, उसके ग्रामर। यहां पर है जी यूनिट 10, पेज नंबर है जी एक्सरसाइज का 123, 123 नंबर पेज। इसमें देखें रिलेटिव प्रोनाउंस, चूज द करेक्ट रिलेटिव प्रोनाउंस। मैं फॉर नंबर ऑफ टाइम आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट रिलेटिव प्रोनाउंस। रिलेटिव प्रोनाउंस की एक्चुअल डेफिनेशन होती है जिसको कहते हैं ना विच, दैट, हु, हुज, जैसे इसने भी लिखा होता है कि इनको हम रिलेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। ये तो बेटा कभी कभी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन में भी होते हैं। फिर और यू हैव टू डिस्टिंग्विश वेदर इट इज रिलेटिव प्रोनाउन और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। कि रिलेटिव प्रोनाउन ये तब डिक्लेयर होते हैं कि जब ये कॉन्जेक्ट करते हैं दो क्लॉजेस को और नेक्स्ट क्लॉज का सब्जेक्ट खुद बन जाए, इंडिपेंडेंट कोई और सब्जेक्ट ना, देन दे आर कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन। अदरवाइज ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ही होती है। लेकिन इसने कई जगह इस रूल को फॉलो किया है, एक आध जगह इसको वायलेट भी किया है, लेकिन आपने इन्हीं को विच, दैट, हु, हुज, whom, they are called relative pronouns. Why are you so sad? I have lost the pen which I got this morning. Which I got, ये that और which की डिस्टिंक्शन मैंने आपको बताई थी कि which जो होती है जो नॉन रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज और that को रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज कहते हैं। that को वहां पर पहले लगा के देखें और उस क्लॉज को रिमूव कर दें that वाली। पिछली क्लॉज इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करेगी तो which आएगा। अगर पिछली क्लॉज उस क्लॉज के बगैर नहीं सरवाइव करती तो दैट आएगा। इसीलिए उसको रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज कहते हैं और उसको जो है वो
कंजक्टिव क्लॉज भी कहते हैं, उसको डिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। तो यहां पर आएगा which I bought this morning. Have you seen the man who bought a book from the shop? कि ह्यूमन बीइंग्स के लिए who यूज होता है, who bought a book from the shop, just second time. Third, the man who you were talking to at the meeting is my cousin, who you were talking to. Fourth, Free said what WHAT, what he needed most was a long and quiet holiday. What आएगा बेटा इसमें C पार्ट। Have you got anything? यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि बोर्ड वालों ने वो दी थी एक दफा, वो अमेंडमेंट करके तो पेज आया था स्कूल में, तो उसके मुताबिक विच उन्होंने यूज किया था, हालांकि दैट आता है, लेकिन क्योंकि गलत आम उन्होंने बोर्ड वालों ने लिख के भेज दिया था हमें, बल्कि यूनिक वालों ने मुझे दिया था वो उसका अमेंडमेंट का वो पूरा बोर्ड का पेज, तो विच वो लगाते हैं रूल के मुताबिक, तो दैट आना चाहिए, तो आपने भी विच ही अकॉर्डिंग टू बोर्ड यूज करना है। हैव यू गॉट एनीथिंग विच दीज पुअर वुमेन कुड टेक। Pick out the adjective clause in each sentences. देखें 5 minutes, 10 minutes है, time is over. 4 minutes है, मैं क्विक वे में मूव कर देता हूँ। Pick out the adjective clauses. अब adjective clause क्या होती है? एक तो वो relative pronoun से स्टार्ट हो, सीधी सी बात है, अंडरलाइन क्लॉज को देखें which, that, who, whose, whom। सेकंड उसका टेस्ट होता है कि उसके पीछे देखें वो नाउन को क्वालिफाई करें। जैसे देखें who acknowledges his mistake, ये क्लॉज है ना, who से स्टार्ट हो रही है और पीछे देखें क्या है, अंडरलाइन पर्सन नाउन है, तो क्या हुई एडजेक्टिव क्लॉज। पीपल who live in glass houses, who live in glass houses को अंडरलाइन कर दें और पीछे पीपल नाउन को क्वालिफाई कर रही है एडजेक्टिव क्लॉज। दैट हैव बीन रिकमेंडेड बुक्स को क्वालिफाई कर रही है एडजेक्टिव क्लॉज। दैट शी पोज क्वेश्चन नाउन को क्वालिफाई कर रही है एडजेक्टिव क्लॉज। एवरीवन हु हैज बीन इनवाइटेड आपको इंडेफिनिट प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रही है एडजेक्टिव क्लॉज। आज सी पार्ट में द फॉलोइंग सेंटेंस रिप्लेस एडजेक्टिव क्लॉजेस बाय एडजेक्टिव या एडजेक्टिव फ्रेज। इनको क्लॉज को रिमूव करना है, आप मीनिंग पे असर ना हो, या वहां एडजेक्टिव लगाएं या एडजेक्टिव क्लॉज। पहले मैं उसको जो अंडरलाइंड है हु कंसीडर्स द इंटरेस्ट ऑफ अदर पर्सन, मैं इसको पूरी को रिमूव कर दिया, मैं कहूंगा ही इज अ कंसिडरेट पर्सन, एडजेक्टिव है ना कंसिडरेट, मीनिंग पे असर नहीं पड़ा। केयरिंग भी लिख सकता हूं, केयरिंग भी एडजेक्टिव है प्रेजेंट पार्टिसिपल वाला। Which is the road that leads most quickly, which is the shortest road to the railway station. The explanation he gave was not satisfactory, he gave unsatisfactory explanation. Clause मैंने remove कर दी। This is the place, this is the landing place of our forefather. The reason why he failed, the reason of his failure is obvious, या there is obvious reason of his failure. अब है सेकंड कंडीशन, एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर फॉर अ नंबर ऑफ टाइम कि सेकंड कंडीशन में इफ क्लॉज में पास्ट इंडेफिनिट और मेन क्लॉज में वुड के साथ, कुड के साथ, माइट के साथ फर्स्ट फॉर्म, उसको फिल कर दें। और अगर बी एक्चुअल वर्ब होगा तो बी की, क्योंकि इमेजिनरी कंडीशन है तो बी की सेकंड फॉर्म वॉज और वर होती है थर्ड बीन, तो यहां पर सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन के साथ वर्ब प्लेस करनी है। सेकंड कंडीशन वॉज नहीं लगाना, ये लैटिन अमेरिकन स्टाइल है, रॉन्ग कर देगा। जैसे यहां पर है इफ ही वॉज नहीं वाइड, ही वुड ट्रेवल, इफ शी वर नॉट ऑलवेज सो लेट शी वुड बी प्रमोटेड, इफ आई स्पोक परफेक्ट इंग्लिश आई वुड हैव अ गुड जॉब, इफ शी पास्ड द एग्जाम शी वुड बी एबल। वी, अब उसने इफ वाली क्लॉज बाद में दे दी, वी वुड बाय अ हाउस इफ वी डिसाइडेड टू स्टे हियर। ये बेटा डन एंड डस्टेड। अल्लाह।